अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 पे हम आज इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ा है। दैन उसकी 4th स्टेट हमने पढ़ी थी प्लाज्मा फिज़िक्स, जिसको नाम दिया गया था। उसके बाद हमने इसमें फर्दर जो है ना वो डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, प्रेशर के बारे में पढ़ा था, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक का नेम है जी आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। साइंटिस्ट है आर्चिमिडीज, उसने अपने नाम से इस प्रिंसिपल को नाम दिया था आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। डायग्राम तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, लेकिन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक छोटी सी मिसाल है कि अगर मैं एक बैलून में हवा भर के तो उसको पानी के नीचे लेकर जाता हूँ, ठीक है, पानी के नीचे ले जाकर तो उसको छोड़ता हूँ, तो वो क्या करेगा, फ़ौरन ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, बल्कि ऊपर ही आएगा पानी की सरफेस के ऊपर। अब दूसरी एक और मिसाल लेते हैं कि लकड़ी का तख्ता या बोर्ड लेकर, तो हम उसको भी लेकर तो बिल्कुल पानी के नीचे ले जाते हैं, पानी की डाउन द वाटर जो है उसको ले जाते हैं। उधर जाके जब हम छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो भी उसकी सरफेस पर आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसी फोर्स है जो कि उसको अप थ्रस्ट कर रही है, ऊपर की जानब खींच रही है उसका अपना। अब इसके मुकाबले में एक नीडल जो सुई होती है उसको लिया जाता है। यहाँ पर ये बात नहीं होगी कि शायद उनका वजन कम है तो इस वजह से वो ऊपर आ जाती हैं। अगर वेट की बात करेंगे तो एक नीडल का क्या वेट होता है, एक नीडल सुई को लेकर आप पानी के अंदर फेंको तो वो फौरन पानी के अंदर नीचे चली जाएगी, जबकि एक बहुत बड़ी शिप जो है उसको पानी के ऊपर आप रखेंगे तो वो पानी की सरफेस के ऊपर ही रहेगी, बजाय इसके कि उसके अंदर डूब जाए। अब ये कंसेप्ट जो है हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डेंसिटी की, उससे क्लियर होता है। ऐसी चीज़ें जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वो पानी की सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, और ऐसी चीज़ें जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो पानी के अंदर डूब जाती हैं। तो लोहा, एक धातु जो है आयरन, उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो इसीलिए वो नीचे उसके पानी के अंदर डूब जाता है, जबकि लकड़ी जो है उसकी डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए वो उसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। आज हम चलते हैं जी आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। एक लिक्विड है मेरे पास, मैं उसमें ये लेट्स सपोज ये मेरे पास सारा जो है वो एक लिक्विड सरफेस है एक जार के अंदर जो है, ठीक है, और ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसको उसके अंदर गिराया है, ठीक है, जो पार्शली सबमर्ज है। पार्शली का मतलब होता है हाफ, तो वो चीज़ तो कहता है एन अप थ्रस्ट एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। तो लिक्विड के वेट के बराबर एक ऐसी फोर्स लगेगी जो इसको ऊपर की जानब फेंकने पर मजबूर करेगी। जैसे बर्फ़ की अगर हम बात करते हैं तो बर्फ़ पानी की सतह पर आ जाती है, हालांकि है तो वो भी पानी, लेकिन ड्यू टू द फ्रीजिंग पॉइंट, जब वो फ्रीज होती है तो उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। तो बर्फ़ का कुछ वेट जो होता है वो उसको फोर्स नीचे की जानब लगा रहा है, जबकि पानी की फोर्स जो है वो उसको ऊपर की जानब। यहाँ पे हाइट्स को मैंने मेंशन कर दिया, ये आपके पास जो है टोटल हाइट जो है मेरे पास यहाँ से लेके इस सब्जेक्ट तक जो है वो h2 है, जो ऊपर वाली है, जो इस सरफेस एरिया A से ऊपर वाली वो h1 है, और जो उस ऑब्जेक्ट की हाइट है वो मेरे पास h आ गई है, ठीक है। तो अगर मैं h की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, h इज इक्वल टू h2 माइनस h1, ठीक है। मतलब ये सारी वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, इस h में से इस ये h को अगर मैंने निकालना है तो इस h2 में से इस h1 को माइनस कर दिया जाएगा। अब चलते हैं जी, हमने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रेशर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रेशर के फार्मूले के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर की तारीफ पढ़ी थी, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की जब हमने तारीफ की थी कि किसी भी फोर्स जब किसी भी एरिया पर अमल करती है तो वो क्या कहलाती है, उसकी डेंसिटी कहलाती है। और यही जब हमने चीज़ प्रेशर के अंदर पढ़ी थी तो प्रेशर के अंदर भी हमने यही कहा था कि किसी भी जिस्म पर जब फोर्स अमल करती है तो वो फोर्स जो है उस पर एक प्रेशर लगाती है, ठीक है। दोनों डेफिनेशंस को हमने यहाँ पे जिक्र किया था। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें हम सबसे पहले प्रेशर की जो फार्मूला था ना, जो हमने प्रूव किया था रो जी H1 वाला, तो वो मेरे पास इस तरह से था, प्रेशर P जो है वो आ जाएगा रो
GH1, ये प्रेशर 1 आ गया। प्रेशर 2 को अगर मैं निकालता हूँ तो रो GH2 आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर 1 भी निकल आया और प्रेशर 2 भी निकल। अब डेंसिटी की तारीफ मैंने आपको पहले भी बताई है, डेंसिटी का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें हमने पढ़ी थी। अब अगर इसकी यहाँ से तारीफ निकालते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ये इसके अंदर F के अंदर जो है वो इसकी वैल्यूज़ जो जब रिप्लेस करनी पड़ेंगी तो उनको देखेंगे, उन चीज़ों को एलैबोरेट करेंगे। तो डेफिनेशन मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड। तो इसमें वेट की भी बात हो रही है। तो जब फोर्स की बात करते हैं या प्रेशर की बात करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर जो है इसका ये फार्मूला है। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, फोर्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखूंगा, F1 इज इक्वल टू P1A, देन आएगा F2 इज इक्वल टू P2A। इसी फार्मूले के अंदर से मैंने दोनों वैल्यूज निकाली हैं। पहले के अंदर रखते हैं P की वैल्यू, वो मेरे पास आ जाएगा रो G और H2 और यहाँ पे आ जाएगा ये उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ F2 की, तो उसमें भी आएगा रो G H2 और एरिया उसका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ये मेरे पास है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। 1 के लिए यहाँ पे H1 आता है और 2 के लिए वहाँ पे H2 आ जाता है। तो मैं करता हूँ दोनों फोर्सेस का -F2 -F1, यानी कि इक्वेशन 2 को माइनस किया इक्वेशन 1 में से, तो मेरे पास जो फाइनल आएगा फार्मूला वो मैं पहले इसकी वैल्यू लिखता हूँ, रो GH2A माइनस, फिर इसकी वैल्यू आएगी रो GH1 एंड A। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, रो G और उसके साथ A कॉमन आ गया, अंदर बचेगा H2 माइनस H1। ये करने का पर्पस क्या था, वो सबसे ऊपर जो मैंने इक्वेशन निकाली हुई है, H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, तो उसकी जगह पे आ जाएगा H, तो मेरे पास आ जाएगा रो GA इंटू H, इन दोनों की जगह पे आ जाए। अब मेरे पास वॉल्यूम का एक फार्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू AH, एरिया इनटू हाइट इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। वो यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं तो इसको कहा जाता है अपथ्रस्ट फोर्स, जो दोनों का माइनस था, एक डिफरेंस था, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रो G और ये इसको ख़त्म करेंगे तो ये V आ जाएगा। तो ये मेरे पास अपथ्रस्ट फोर्स का फाइनल फार्मूला जो है वो निकल के आ जाएगा। अब इसके अलावा एक और फार्मूला, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब डेंसिटी फाइंड करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला कुछ इस तरह से है, ठीक है। वो मैं लिख देता हूँ, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए फार्मूला होता है D इज इक्वल टू W1 ओवर W2 माइनस W1 इंटू रो। ये आपने MCQs के लिए या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए एक फार्मूला याद कर लेना, और उसके बाद ये इसकी डेरिवेशन है जिसमें हमने कहा था एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A का एक ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर से जब उसको पानी के अंदर फेंका जाता है तो ऊपर से एक फोर्स लगाता है F1, नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स लगती है उसको, नीचे से जो ऊपर की जानब लगती है। प्रेशर की हमने तारीफ पढ़ी थी, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो उसके बारे में हमने प्रेशर का ये जो हमने रिसेंट टॉपिक के अंदर जो है लेक्चर नंबर 3 के अंदर ये फार्मूला ड्राइव किया था। हमने क्या किया है, पहले के अंदर वैल्यू, दूसरे के अंदर वैल्यू, फोर्स के अंदर पुट की हैं दोनों वैल्यूज, देन दोनों को माइनस किया और फाइनल फार्मूला एलैबोरेट कर दिया है। तो ये हमारे पास इतना, और लास्ट पे डेंसिटी का जो मैंने फार्मूला बता दिया, किसी जिस्म की डेंसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज का लेक्चर नंबर 4 यहीं पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।